बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड का पार्ट 20 करने जा रहे हैं। पार्ट 20 और इसके अंदर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स हो चुके 7 पार्ट्स में। पिछला टॉपिक था। न्यू टॉपिक जो है अभी आपका वो है एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज। एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। इसमें 3 हमारे पास जो है वो टॉपिक हैं। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है और मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है। पेज नंबर 115 से लेके 116 तक कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मैं आपको पहले बात बता दूं कि ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ मैं अभी आपको 1 मिनट में बता दूंगा, ठीक है? आप बोल रहे होंगे सर इतनी लंबी वीडियो नज़र आ रही है, 1 मिनट में आप बता देंगे? हाँ, 1 मिनट में बता दूंगा बिल्कुल, जैसे कि आपको कॉलेजेस वगैरह में बताई जाती है, एकेडमीज़ में, ट्यूशन सेंटर्स में, कि ये डेफिनेशन है भाई, आप सुन लेते हैं, याद कर लेते हैं, बस। आप उस डेफिनेशन से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि आपको डिटेल का पता नहीं होता, ठीक है? डिटेल का पता नहीं हो। लेकिन वो बच्चे जो कि विजनरी हैं, मेहनती हैं, समझते हैं कि कॉन्सेप्ट गेन करना है तो भाई एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज़ क्वालिफाई होंगे, सिर्फ पेपर को थोड़ी को देखना है, वो इस बात को समझेंगे। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ यहाँ पर। अच्छा, पिछली वीडियोज़ अगर देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद है, देख लीजिए। पिछले चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो फिर आप पेज पे चले जाइए। पेज कहाँ मिलेगा? ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है इसी के नीचे लोगो बना हुआ, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, एक पेज खुल जाएगा। वहाँ ढूंढें, आपको प्ले लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्ले लिस्ट, इस पर आप क्लिक कर दें। 18-20 प्ले लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। अगर पूरी नहीं आ रही तो ये आपको एरो, डाउनवर्ड एरो या राइटवर्ड एरो नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करें तो आपको प्ले लिस्ट नज़र आ जाएंगी सारी। 11th केमिस्ट्री की प्ले लिस्ट मौजूद है, पिछले चैप्टर्स की सारी वीडियोज़ उसमें मौजूद हैं, ठीक है? इस न्यू बुक के मुताबिक, जो कि न्यू बुक तो नहीं रही। इसके अलावा सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी न्यू बुक की प्लेलिस्ट मौजूद है और पाकिस्तान स्टडीज़ जो है उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, मैट्रिक सिंटेक्स बुक बोर्ड। इसके अलावा जो है वो ओल्ड बुक्स जो हैं उनकी प्लेलिस्ट मौजूद हैं, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स। 2 प्लेलिस्ट होंगी इनकी, ओल्ड बुक्स की, ठीक है? लिखा हुआ है मैंने उसके ऊपर बाकायदा। तो 2 प्लेलिस्ट जो हैं वो मैथमेटिक्स की होंगी, ओल्ड बुक की। इसी तरह केमिस्ट्री की भी आपको मेरे ख्याल में 2 प्लेलिस्ट जो हैं वो ओल्ड बुक की वो मिल जाएंगी। फ़िज़िक्स की एक ही प्लेलिस्ट मिलेगी ओल्ड बुक की। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है। आप अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, एडवांस सीखना चाहते हैं, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो एडवांस 1 की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। इसके अलावा आपकी केमिस्ट्री की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। मैथमेटिक्स की बेसिक्स वीक हैं तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है? और टू द पॉइंट आपको कोई कॉन्सेप्ट चाहिए, 1 मिनट के अंदर समझना चाहते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये व्हाट सीरीज़ चल रही है, शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उस पर क्लिक करें। 1-1 मिनट के शॉर्ट्स मौजूद हैं, आप देख लें। उसके अंदर आपको पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ये क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, एटम क्या है, आयन क्या है, ये सब आपको वहाँ पता लग जाएगा। बहरहाल, तो अब चलते हैं। मैं यहाँ पर ये बात कर रहा था कि 1 मिनट में आपको इसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ठीक है? जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन जो है इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है? मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर भी यही कहा गया है, अमाउंट ऑफ हीट। और मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन के अंदर भी यही कहा गया है कि अमाउंट ऑफ हीट। तीनों के अंदर घूम फिर के एक ही बात की गई है, अमाउंट ऑफ हीट हीट की मिकदार कुछ, ठीक है? और हीट आपको पता है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की भी एक किस्म होती है हीट जो
है तो अमाउंट ऑफ हीट, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है, तीनों की एक ही डेफिनेशन, एक ही वर्ड, एक ही चीज़ से स्टार्ट, अमाउंट ऑफ हीट। ये अमाउंट ऑफ हीट यानी कि हीट की कुछ मिकदार ये कर क्या रही है। पहले आप देख लें मोलर हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर, फ्यूजन कहाँ होता है, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट हो जाना, पिघल के कुछ और बन जाना, सॉलिड का पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, सॉलिड का पिघल के मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, ये हमारे पास प्रोसेस जो है वो फ्यूजन कहलाता है। फ्यूज़ हो जाना किसी चीज़ का, मेल्ट हो जाना, पिघल जाना, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। अब ऐसे ही थोड़ी ना होगा, यहाँ पर हीट का कोई ना कोई मामला है, कोई मिकदार है हीट की ऐसी जो कि उस सॉलिड को मिल रही है, तब जाके वो उस अमाउंट ऑफ हीट के ऊपर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता लगा कि मोलर हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर आपको सॉलिड को अमाउंट ऑफ हीट एक ऐसा देना है जिस पर वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, जिस पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाए। लेकिन कितना कितना सॉलिड जो है वो मेल्ट हो, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल जो है आपके पास, 1 मोल किसी सॉलिड का, 1 मोल जो है किसी सॉलिड का, उसको हीट जो है वो कितनी चाहिए कि वो मेल्ट हो जाए और वो क्या बन जाए, वो लिक्विड बन जाए। लेकिन कितना, 1 मोल सॉलिड, उसको कितनी हीट चाहिए कि वो मेल्ट होके क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए। ये अमाउंट ऑफ हीट जो है वो आपका कहलाता है मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच, और फ्यूजन एफ से आता है, इसीलिए स्मॉल एफ इसके साथ आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो टू द पॉइंट ऐसे आइस है, आइस जो है उसका 1 मोल आइस का अगर जो है वो आप कन्वर्ट करते हैं लिक्विड वाटर में, और उसके लिए जितने अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत होती है उसको हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। उसके बाद मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है। वेपराइजेशन से समझ रहे होंगे आप, वेपराइजेशन वेपर्स से निकला है। वेपर्स कब मिलते हैं आपको, जब लिक्विड की बात होती है कि लिक्विड जो है वो वेपर्स, यानी कि आसान लफ्ज़ों में इसको अगर मैं कहूँ गैस, हालांकि गैस और वेपर में फ़र्क है, लेकिन आपको तसल्ली के लिए लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए हीट चाहिए। कितनी हीट चाहिए भाई, अमाउंट ऑफ हीट कितना हो कि लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर को गैशियस वाटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि वाटर वेपर्स में। लेकिन लिक्विड कितना, 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल लिक्विड का जो है उसको कितनी हीट चाहिए कि वो 1 मोल वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि 1 मोल वाटर का, लिक्विड वाटर का किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर वेपर्स में, वाटर वेपर्स में। तो कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो चाहिए, ये 1 मोल लिक्विड को, 1 मोल लिक्विड को कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए कि वो 1 मोल लिक्विड कन्वर्ट हो जाए वेपर में। ये अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कहलाता है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी मुनासबत से इसको हम कहते हैं डेल्टा एच, और इसके साथ वी आ जाता है। ठीक है भाई, अब तीसरी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीसरा लिखा हुआ है पेज नंबर, नेक्स्ट पेज के ऊपर, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। आपको पता है सॉलिड को आप हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना। सॉलिड को आप हीट करेंगे, आइस को हीट करेंगे तो वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा, लिक्विड वाटर को हीट करेंगे तो वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। यानी कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फिर जाके गैस में कन्वर्ट होती है। ये स्टेप है, स्टेप नंबर 1, 2, 3। इसी तरह रिवर्स होता है कि गैस, वाटर वेपर्स जो हैं वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और लिक्विड वाटर जो है वो सॉलिड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ये स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन सारी चीज़ों पे ये फार्मूला चलता नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट काम करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चली जाती हैं। उसके पीछे वजूहात क्या हैं, तो बहुत डिटेल्ड बात है, उसमें तो मैं नहीं लेके जा रहा आपको। लेकिन ये याद रखिए कि कुछ चीज़ें सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। नैप्थलीन बॉल्स हैं, ठीक है, वो भी ऐसी करती हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है,
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, आप उसको लिक्विड भी कर सकते हैं और इसी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, नैप्थलीन बॉल्स हैं, ठीक है। आयोडीन भी है मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि वो भी यही करता है कि अगर आप इन सॉलिड्स को हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, पिघल के लिक्विड नहीं बनते, बल्कि डायरेक्टली गैस बन जाते हैं। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सब्लिमेशन। तो अब समझ जाइए कि यहाँ पर सबलाइम होने में 1 मोल अगर किसी सॉलिड का 1 मोल किसी सॉलिड का 1 मोल ऑफ सॉलिड वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? गैस में। वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? गैस के अंदर। तो 1 मोल सॉलिड का वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है गैस में। तो अमाउंट ऑफ हीट कितना रिक्वायर्ड है? मैंने कहा ना, तीनों का मैंने बताया था आपको, तीनों का मैंने बताया था आपको, तीनों का मैंने बताया था आपको। मैंने आपको मोलर हीट ऑफ फ्यूजन का बताया, अमाउंट ऑफ हीट, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन का बताया, अमाउंट ऑफ हीट, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन का बताया, अमाउंट ऑफ हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट ही चाहिए, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है? इससे 1 मोल ही कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? अगर हम बात करते हैं सॉलिड की कि वो लिक्विड में उसका 1 मोल कन्वर्ट हो तो कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए? ये पहला स्टेप हुआ, पहला टॉपिक हुआ क्या? मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरे में किसी लिक्विड को किसी वेपर में 1 मोल किसी लिक्विड को किसी वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए? ये हमारे पास कहलाता है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। और तीसरा हमारे पास जो है 1 मोल किसी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए? ये कहलाता है मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा H, और अब इसके साथ S आ जाएगा, ठीक है भाई। ये टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट्स है, टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट्स है। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें समझने वाली हैं वो है 1 मोल, मोल क्या है, दूसरे के बाद उसके बाद इसकी आपने हेडिंग देखी, एनर्जेटिक्स की बात की जा रही है यहाँ पर, जिसमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ये क्या है? ये मोल और एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जो ना पूरा का पूरा आपको बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन का। जब केमिकल रिएक्शन होता है, चीज़ें बनती हैं, तो क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है भाई। मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं। ये केमिकल रिएक्शन की आसान सी डेफिनेशन है, ठीक है। मुकम्मल डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन बच्चों को इजीली समझ में आ जाती है और वो किसी को भी बता सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की आसान सी डेफिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है ये। आपसे कोई कुकिंग की डेफिनेशन पूछता है, कुकिंग, व्हाट इज़ कुकिंग, आप बोलें एक प्रोसेस है भाई। क्या हो रहा है? इस प्रोसेस के नतीजे में खाना बन रहा है। इसी तरह केमिकल रिएक्शन भी एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस के नतीजे में क्या हो रहा है? कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, कोई चीज़ बन रही है इस प्रोसेस के नतीजे में, जिसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। पानी की मिसाल ले लेते हैं हम, पानी की मिसाल। पानी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? हाइड्रोजन गैस चाहिए, बाज़ार से मिलती है, ले आइए। ऑक्सीजन गैस भी चाहिए, बाज़ार से मिलती है, ले आइए। और जब आप इन 2 गैसेस को, ये गैसेस हैं ना, दोनों ही इनविजिबल हैं, साइंटिफिक स्टोर पे मिलती हैं, आप जाएं उनको बोलें हाइड्रोजन गैस दे दें, वो आपको एक बोतल में जो है, एक बीकर में जो है, वो आपको हाइड्रोजन गैस दे देंगे, ठीक है। और दूसरी बोतल में जो है वो आपको ऑक्सीजन गैस दे देंगे। अब ये दोनों शीशे की बनी हुई बोतलें हैं और ऊपर से जो है ना ये बंद हैं, बिल्कुल टाइटली सील्ड हैं। अंदर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इनविजिबल गैसेस होती हैं। आप उससे बहस नहीं करते, बोला ठीक है भाई कितनी चाहिए, आपने इसका भी बता दिया कि मुझे ये 500 ग्राम चाहिए, और इसका भी आपने बता दिया मुझे ये 200 ग्राम चाहिए। उसने 200 ग्राम आपको जो है वो ऑक्सीजन गैस दे दी और 500 ग्राम हाइड्रोजन गैस दे दी आपको। आप ये दोनों गैसेस जो है वो घर पे ले आए हैं। उसके बाद आपने इन दोनों गैसेस को तीसरी एक बॉटल में डाल दिया। अभी डालना आसान नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे ढक्कन खोलेंगे गैस तो निकलने की कोशिश करेगी ना। बहरहाल आपकी लैब में एक प्रोसीजर, एक तरीका मौजूद है, डिवाइस मौजूद है, जिससे आप ये काम कर लेते हैं। दोनों गैसेस को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस और
हाइड्रोजन गैस को। आप क्या बनाना चाह रहे हैं? आपका टारगेट है पानी, वाटर, लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर। अब लिक्विड वाटर बनाने के लिए आपको पानी चाहिए। पानी और लिक्विड वाटर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? क्लियरली केमिकल फार्मूला लिक्विड वाटर का बता रहा है ना आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेंगे? हाइड्रोजन के एटम आपको मिलेंगे हाइड्रोजन गैस से, ये रही हाइड्रोजन गैस। और ऑक्सीजन के एटम आपको कहाँ से मिलेंगे? ऑक्सीजन गैस से, ये रही ऑक्सीजन गैस। तो आप इसीलिए बाज़ार से हाइड्रोजन गैस लेके आए हैं और ऑक्सीजन गैस लेके आए हैं और उनको एक जगह पर आपने रख दिया, एक कंटेनर में, एक बोतल में बंद करके। तो अब क्या होगा? ये मिलेंगी आपस में और क्या पानी बन जाएगा खुद ही? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, खुद ही नहीं बनेंगे। यहाँ पर मामला चलता है अब एनर्जी का। यहाँ पर बात होगी एनर्जी की। एनर्जी वो कॉन्सेप्ट है जो इनको मजबूर करेगी कि ये किस हालत में आए? ऐसी हालत में आए कि ये रिकम्बाइन हो, ये ऐसी हालत में आए कि ये रिकम्बाइन हो। क्या कहा मैंने? ये ऐसी हालत में आए कि ये रिकम्बाइन हो दोबारा। एनर्जी इनको मजबूर करेगी। कैसे एनर्जी मजबूर करेगी? एक और छोटी सी मिसाल देके बताता हूँ आपको। आप घर में खाना बनाना चाहते हैं, बिरयानी बनाना चाहते हैं ना, बिरयानी के लिए क्या चाहिए? चावल चाहिए, गोश्त चाहिए और हरा मसाला चाहिए। यही चीज़ें होती हैं ना, टमाटर है, प्याज है, अदरक लहसुन, ये वो सब कुछ, और पानी, 4 चीज़ें, मसाले वगैरह 3 चीज़ें ले लेते हैं। हरा मसाला चाहिए आपको, चावल चाहिए और गोश्त चाहिए। तीनों चीज़ों को आप मिला दें, ठीक है। और हंडिया जो है, जो बर्तन है आपका, उसके अंदर आप ये डाल दें। बस क्या इनके मिलने से बिरयानी बनती है ना? आप मना थोड़ी ना करेंगे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल बिरयानी बनती है, गोश्त और चावल और हरा मसाला मिलता है तो बिरयानी बनती है। मिला तो दिया आपने, क्या बिरयानी बन गई? नहीं भाई, बिरयानी नहीं बनी, क्योंकि सिर्फ मिलाने से बात नहीं बनेगी। आपको यहाँ इनको हीट भी देनी पड़ेगी। हीट क्या है? एनर्जी ही तो है। हीट क्या है? एनर्जी ही तो है। ये हीट एनर्जी तो है। मतलब आप जब तक चूल्हे को जलाएंगे नहीं, गैस जलाएंगे नहीं, वहाँ से आग निकलेगी नहीं, उस आग से हीट निकलेगी नहीं, वो हीट जाके उस गोश्त, चावल और हरा मसाला और पानी का जो मिक्सचर है उसको वो हीट मिलेगी नहीं, तो तब तक बिरयानी नहीं बनेगी। तो सिर्फ मिला देने से बात नहीं बनती। आपको वहाँ पर एनर्जी के किरदार को देखना पड़ेगा, एनर्जी के किरदार को देखना पड़ेगा। आपको वहाँ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वो आपस में इंटरेक्ट होगा। गोश्त, चावल, पानी, हरा मसाला आपस में इंटरेक्ट होगा और उसके नतीजे में बिरयानी बनेगी। आपने यहाँ पर एनर्जी दी है। कभी कभी हम एनर्जी देते हैं, गिव। कभी कभी हम एनर्जी लेते हैं, टेक। बिरयानी बनाने वाले केस के अंदर आपने हीट दी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर मैं कहता हूँ कि पानी किससे बनता है, आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से। हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के एटम आपको बाज़ार में थोड़ी ना मिलेंगे। नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम आपको बाज़ार में नहीं मिलेंगे। हाँ, वो चीज़ें आपको मिलेंगी जिनके अंदर हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं और ऑक्सीजन के एटम मौजूद हैं। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात। आप पानी बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम चाहिए। बाज़ार में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम नहीं मिलते भाई। बाज़ार में आपको वो चीज़ें मिलती हैं, चीज़ें जिनके अंदर हाइड्रोजन के एटम मौजूद हैं और ऑक्सीजन के एटम मौजूद हैं। वो चीज़ें क्या हैं? वो चीज़ें ये रहीं जो आप लेके आए थे। हाइड्रोजन गैस एक चीज़ है, इसके अंदर हाइड्रोजन के ही एटम मौजूद हैं। ऑक्सीजन गैस एक चीज़ है, इसके अंदर ऑक्सीजन के ही एटम मौजूद हैं। आपने इनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, दोनों किस्म के गैसेस को, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब क्या होगा? पानी बन जाना चाहिए ना, पानी नहीं बन रहा। वही वाला प्रॉब्लम है, बिरयानी नहीं बन रही, यहाँ पानी नहीं बन रहा। क्यों? बिरयानी बनाते वक्त आप हीट नहीं दे रहे थे, जब आपने हीट दी बिरयानी बनना शुरू हो गई। यहाँ पर आपको हीट या एनर्जी को लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर गिव का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर टेक का कॉन्सेप्ट है। आपको हीट को लेना पड़ेगा, इसमें से हीट को निकालना पड़ेगा।
अब हीट को निकालने का मतलब पता है आपको क्या है? हीट को टेक आउट करने का दूसरा मतलब है कोल्ड करना, ठंडा करना। और ठंडा करने के लिए क्या करेंगे? आप इस बीकर को उठा के रख देंगे कहाँ? डीप फ्रीज़र में। डीप फ्रीज़र ये एक ऐसी जगह है ना, डीप फ्रीज़र। तो आपने फ्रिज में रख दिया इस बर्तन को, इस बोतल को, या आपने डीप फ्रीज़र में इसको रख दिया, ठीक है। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद जब आप वापस आते हैं, डीप फ्रीज़र खोलते हैं, इस बोतल को बाहर निकालते हैं, तो अब आपको इसके अंदर पहले तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस नज़र नहीं आती, लेकिन अब आपको इसके अंदर पानी नज़र आ रहा है। पानी नज़र आ रहा है, ये कहना तो गलत होगा, नज़र आ रहा है, क्योंकि पानी भी इनविजिबल होता है, पानी कलरलेस होता है, पानी आपको उसका कोई रंग नहीं होता। बहरहाल आपको महसूस हो जाएगा कि यहाँ पर इसमें पानी मौजूद है, इसमें पानी मौजूद है। समझ में आ रही है बात आपको? तो पानी आपको महसूस हो जाएगा कि भाई पानी इसके अंदर आ गया। क्या हुआ ऐसा? आसान सी बात है कि आपने हीट को इसमें से निकाला है। कैसे निकाला है? इसको ठंडक दे के। तो दोनों केसेस मैंने आपके सामने रख दिए, हीट देने पर भी और हीट लेने पर भी। तो यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे थे। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स मेक हो रहे हैं। किसके अंदर? केमिकल रिएक्शन के अंदर। ये मॉलिक्यूल्स के ब्रेक होने का और मेक होने का जो प्रोसेस है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है, ये 2 तरह से होता है। कभी आपको केमिकल रिएक्शन करवाना होता है, कभी आपको ये प्रोसेस करवाना होता है मॉलिक्यूल्स के ब्रेक होने का, मेक होने का, हीट को दे के, एनर्जी को दे के। और कभी आपको ये केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस करवाना होता है, ये जो है आपको मॉलिक्यूल्स के ब्रेक और मेक करने का प्रोसेस करवाना होता है हीट को लेके। जो हमने खाना बनाने वाली एग्जाम्पल आपको देके समझाई है ना, बिरयानी, उसमें आप क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, तो वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वैसे वो फिजिकल रिएक्शन है, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ बिरयानी का बनना। तो वहाँ पर आप हीट को दे रहे हैं, तो वहाँ पर रिएक्शन शुरू हो रहा है। जबकि वाटर बनाने के लिए आप हीट को ले रहे हैं। केमिकल रिएक्शन चावल बनने, बिरयानी बनने में भी हो रहा है, सपोज कर लें, और यहाँ तो खैर 100% केमिकल रिएक्शन हो ही रहा है। केमिकल रिएक्शन बता चुका हूँ एक प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं और मॉलिक्यूल्स जो है वो मेक हो रहे हैं। कोई परेशानी की बात? यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अब ज़रा ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझिए। ये आसान टॉपिक नहीं है, ठीक है? ये आसान टॉपिक नहीं है जो मैं घुमा दूँ। जो बच्चों को शुरू में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है वो जा सकते हैं, भले उनको पता चल गया है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, फ्यूजन क्या है, शुरू में बता चुका हूँ, वो वीडियो बंद कर सकते हैं। जो इन डेप्थ समझना चाहते हैं भाई अंदर क्या हो रहा है, इसका नाम जो है एनर्जेटिक्स ऑफ फेस चेंज क्यों रखा गया, बायो एनर्जेटिक्स ये कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा है ये। तो वो रुके ज़रा और बात को तसल्ली से समझें। हम इसी जगह पे थे। आपको क्या बनाना है? आपको H2O, आपको चाहिए हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। हाइड्रोजन के 2 एटम आपको कहाँ से मिलेंगे? आप कहेंगे सर हाइड्रोजन के 2 एटम हमें जो है वो यहाँ से मिल जाएंगे, हाइड्रोजन गैस से, और ऑक्सीजन का 1 एटम जो है वो हमें कहाँ से मिल जाएगा? इस ऑक्सीजन गैस से मिल तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये एटम की हालत में थोड़ी ना मौजूद है जी। ज़रा इस बात को समझिए। अगर मैं इस O2 की बात करता हूँ ना, तो ये O2 की पोजीशन ये है, इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड मौजूद है, ये दोनों के दोनों एटम जुड़े हुए हैं, ये दोनों के दोनों एटम जुड़े हुए हैं। अब थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन गैस के एटम जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। नज़र आ रहा है लाइन में? ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गैस के एटम भी जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन गैस के एटम भी जुड़े हुए हैं। आपको इनको पहले क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा कि ये ऑक्सीजन के एटम अलग अलग हो जाएं, इस तरह से ब्रैकेट में दिखा रहा हूँ, और इस तरह ये हाइड्रोजन के एटम भी इस तरह से अलग अलग हो जाएं। क्योंकि जब तक ये इस शक्ल में नहीं आएंगे, ये दोबारा रिकम्बाइन होके ये शक्ल नहीं देंगे। दोबारा मेरी बात सुन लीजिए कि इनकी अभी मौजूदा हालत ये है, O2H2 वाली बॉन्ड बना हुआ है। आपको ये वाली हालत चाहिए इनकी कि इसमें एटम अलग अलग हो जाएं, ताकि इन अलग अलग एटम्स को आप दोबारा एक तरीके से मिलाएं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर ये है, ये ऑक्सीजन का 1 एटम
और हाइड्रोजन के 2 एटम इस तरह से आपस में मिल जाएं और क्या बन जाए, H2O बन जाए। तो H2O बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन के एटम अलहदा चाहिए और ऑक्सीजन के एटम भी अलहदा चाहिए। अब ये अलहदा होंगे कैसे? कौन सी चीज़ है जो इनको कंपेल करेगी कि ये इससे मॉलिक्यूलर स्टेट से, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टेट से ये एटॉमिक स्टेट में आ जाए, मॉलिक्यूल की हालत से ये एटम की हालत में आ जाए। कौन सी चीज़ है जो इनको मजबूर करेगी? एनर्जी, एनर्जी मजबूर करेगी, ठीक है। आप मुझे बताइए, इसमें पानी बना है ना, H2O बना है ना, तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है, 2 एटम है, ये टूटे होंगे, अलग अलग हुए होंगे। ये हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, ये टूटे होंगे, ये अलग अलग हुए होंगे। किसने इनको मजबूर किया है कि ये हाइड्रोजन के एटम 2 अलग अलग हो जाए, ऑक्सीजन के एटम 2 अलग अलग हो जाए? कौन सी चीज़ ने इनको मजबूर किया कि ये अलग हो जाए? कौन सी चीज़ ने इनको मजबूर किया कि ये दोबारा मिले? ये एनर्जी ने। इसी को हम हीट एनर्जी का नाम दे रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस में आप हीट एनर्जी या एनर्जी को दे रहे हैं या हीट एनर्जी को ले रहे हैं, इसको समझिए। आप यहाँ पर टेक आउट हीट को ले रहे हैं, आप इस सिस्टम में से हीट को निकाल रहे हैं। कैसे? इसको ठंडा करके, इसको ठंडा करके। बात समझ में आ गई आपको? उसके नतीजे में फिर क्या हुआ कि इनके पास इतनी हीट न रही, इनके पास ये इतना वीक हो गया, इनका बॉन्ड जो है आपस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान इतना वीक हो गया कि वो अब रुक नहीं पा रहा है, इसलिए वो अलग अलग हो गए। ऑक्सीजन के एटम अलग हो गए, हाइड्रोजन के एटम अलग हो गए। क्यों? क्योंकि आप उसमें, इनके अंदर जो हीट है, इसके अंदर जो हीट है, इन 2 ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान जो हीट है, इन 2 हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान जो हीट है, आप उसको क्या कर रहे हैं? टेक आउट। आप उसको निकाल रहे हैं, आप उसको निकाल रहे हैं। धीरे धीरे वो निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। और इसी धीरे धीरे हीट एनर्जी को निकलने का दूसरा नाम क्या है कि आप इसको ठंडा कर रहे हैं, आप इसको ठंडा कर रहे हैं। एक आम इंसान तो ये बोलेगा कि भाई आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को ठंडा कर रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री का स्टूडेंट क्या बोलेगा? बोलेगा ठंडा नहीं कर रहे, हम इन ऑक्सीजन के एटम्स के दरमियान और हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान जो हीट है उसको निकाल रहे हैं। और जब हीट एक जगह से निकलती है तो उस जगह पर रिजल्ट क्या निकलता है? ठंडक, कोल्डनेस। समझ आ रही है बात आपको? तो जब आप इसको ठंडा कर रहे हैं तो हीट इसमें से निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स, इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ उसमें से जो हीट निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, तो ये इतने कमज़ोर हो जाएंगे आखिर में कि ये बॉन्ड जो है ये बरकरार नहीं रह पाएगा और ये टूट जाएगा और ये एटॉमिक स्टेट में आ जाएंगे। अब ये बात सुन लीजिए, एटॉमिक स्टेट में आने के बाद कोई भी एटम ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है ये एक अलग फिर दीगर बात है, अब इस पर तफसील में बात नहीं कर सकते। बहरहाल ये एटॉमिक स्टेट जो है इसमें ये कायम नहीं रह सकते, इनको दोबारा मॉलिक्यूलर स्टेट में आना पड़ेगा। इस एटॉमिक स्टेट में ये अपने आप को कायम नहीं रख सकते, इनको मॉलिक्यूलर स्टेट में आना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर स्टेट ये है, H2 ये भी मॉलिक्यूलर स्टेट है, O2 ये भी मॉलिक्यूलर स्टेट है, H2O ये भी मॉलिक्यूलर स्टेट है। ये तीनों मॉलिक्यूल हैं, ये और इससे हमने 2 हाइड्रोजन के एटम लिए, इससे हमने 2 ऑक्सीजन के एटम लिए यहाँ पर। लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि आपने क्योंकि इसको मजबूर कर दिया, आपने इसको इतना ठंडा किया, इतना ठंडा किया, इन एटम्स के दरमियान जो हीट मौजूद थी उसको निकाल लिया, निकाल लिया, निकाल लिया, इनको इतना ठंडा किया, इनकी हालत ख़राब हो गई और फिर ये टूट गए। अब कॉमन सेंस हमारा यही कहता है कि यार इतनी ठंडक के ऊपर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एटम तो मिलेगा नहीं, इतनी ठंडक के ऊपर, क्योंकि इसी ठंडक के ऊपर तो ये टूटे हैं, इसी ठंडक पे ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगे। और बिल्कुल इसी तरह इसी ठंडक पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एटम भी आपस में नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे तो ये टूटे हैं। अब इनको लाजमी बात है इस टेम्परेचर पे, इस ठंडक पे, इस लेवल पे, जब आप बहुत ज़्यादा ठंडा कर चुके हैं, इतना ठंडा कर दिया इस सिस्टम को कि ये टूट गए हैं, अलग अलग हो गए हैं,
तो ये दोबारा इस ठंडक पे, इस टेम्परेचर पे, अपनी पुरानी वाली हालत पे नहीं आ सकते। या मैं इसको एक और नाम दूं कि इस अमाउंट ऑफ एनर्जी पर, इस अमाउंट ऑफ हीट पर ये दोबारा अपनी पुरानी हालत में नहीं जा सकते, मजबूरी है इनकी, इनको कोई नई हालत एडॉप्ट करनी पड़ेगी इस अमाउंट ऑफ एनर्जी के ऊपर, इस अमाउंट ऑफ हीट के ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर, इस बहुत ज़्यादा ठंडक के ऊपर। अब कोई दूसरा मैच करेगा यहाँ पर जो इस टेम्परेचर पर बिल्कुल सूट करता है, और पता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो इस टेम्परेचर पे, इस अमाउंट ऑफ हीट पर, इस एनर्जी पे सूट करता है। वो सेटअप है ये वाला H2O वाला। एग्जैक्टली इतनी ठंडक के ऊपर इन एटम्स को यही सेटअप सूट करता है, यही सेटअप सूट करता है, और इस टेम्परेचर पर ये और कुछ बन नहीं सकते। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, क्योंकि इस सेटअप को बनने के लिए, इस सेटअप को बनने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए वो इस वक्त सिस्टम में मौजूद है। आप एनर्जी को निकाल रहे हैं ना, आप हीट निकाल रहे हैं मतलब ठंडा कर रहे हैं, मतलब एनर्जी को निकाल रहे हैं ना, तो आप निकाल रहे हैं मतलब ठंडा कर रहे हैं, डीप फ्रीज़र में इसको रखा हुआ है। तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी के ऊपर यही सेटअप सिर्फ बैठ सकता है कि ये जो दो हाइड्रोजन के एटम हैं ये एक ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड बना लें, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी के ऊपर बॉन्ड बना लें। इसके अलावा इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत और ज़्यादा ठंडा करते हैं, और ज़्यादा ठंडा करते हैं, और ज़्यादा ठंडा करते हैं, तो हो सकता है कुछ और बन जाए। अगर और ज़्यादा आप ठंडा करते हैं, माइनस पे टेम्परेचर, -20, -100, -200, इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर पे ले जाएं, तो हो सकता है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम जो है ये इस शक्ल में ना आए, ये किसी और तरह का कॉम्बिनेशन बनाए। तो ये अमाउंट ऑफ हीट ही है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी ही है, ये टेम्परेचर ही है जो कि इनको मजबूर कर रहा है कि भाई इस टेम्परेचर पे आपने ये बनना है, तो इस टेम्परेचर पे आपने ये बनना है। बात समझ आ रही है आपको? ये सारा का सारा गेम है एनर्जेटिक्स ऑफ फेस चेंज। क्या फेस चेंज नहीं हुआ? फेस का मतलब ये है स्टेट। क्या स्टेट चेंज नहीं हुई? क्या हालत चेंज नहीं हुई? क्या हाइड्रोजन गैसेस जो है वो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि गैसेस थी, क्या वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट नहीं हुई? दो चीज़ें जो कि गैस थी, क्या वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट नहीं हुई? क्या आपने नोट नहीं किया कि इस कन्वर्जन में, इस फेस चेंज के अंदर एनर्जेटिक्स या एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट का कितना बड़ा किरदार है? प्रैक्टिकली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तजुर्बाती बुनियादों के ऊपर के भाई देखें ऐसा होता है। क्योंकि आप 1 घंटे बाद जब आए हैं, आपने फ्रिज में से जब ये बोतल निकाली, तो इसमें आपको क्या मिला? इसमें आपको पानी मिला, H2O, इसमें आपको पानी मिला। क्लियर हो गई ये बात? नहीं हुई तो फिर वीडियो को बैक करके दोबारा सुने, ठीक है? वीडियो को बैक करके दोबारा सुने। जो बच्चे दोबारा सुनने की एहलियत रखते हैं, ज़िद्दी हैं, डिटर्मिनिस्टिक हैं, वो कर जाएंगे। एवरेज स्टूडेंट्स का काम नहीं है इन वीडियोस में, ठीक है? अब मैं अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो क्या कोई इसकी मिकदार भी है? बिल्कुल मिकदार है। अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर? जूल्स में। आपको पता है ना एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल। और कैलोरी भी है। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स है हमारे पास, लाइट एनर्जी भी है, साउंड एनर्जी भी है, हीट एनर्जी भी है, ठीक है? तो कोई सी भी आपके पास फॉर्म हो एनर्जी की, उसका एक यूनिट है जिसको हम जूल कहते हैं, ठीक है? जूल, ये जूल कहते हैं। कितने जूल्स पहले थे, कितने जूल्स बाद में थे? यहाँ पर, अब यहाँ पर H2O प्लस O2 और उसके नतीजे में H2O पानी बना है। इसकी क्या पोजीशन है? ये पोजीशन। इसकी क्या पोजीशन है? ये पोजीशन है, डबल बॉन्डिंग है। इसकी क्या पोजीशन है? O, इसके साथ ये H लगा हुआ है, ये H लगा हुआ है।
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, H2O वाटर के मॉलिक्यूल। आपको यहाँ भी बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, आपको यहाँ पर भी बॉन्ड नज़र आ रहे हैं और आपको यहाँ पर भी बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने आपसे ये बात बोली थी कि ये हाइड्रोजन के एटम जो है, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। आपके कमेंट्स पे मैं बात करूँगा इसके ऊपर। पिछली वीडियोस जो मैंने बनाई है ना, वो 9 मैट्रिक की केमिस्ट्री ओल्ड बुक जो है, इत्तेफाक है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चैप्टर था ये, अगर आपको याद हो, चैप्टर नंबर 9 ओल्ड केमिस्ट्री बुक के अंदर बड़ा खूबसूरत है, जिसके अंदर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ये आपने देखा है। बहुत खूबसूरत जो है वो चैप्टर, लेकिन मैं उस चैप्टर को के ऊपर वीडियोस बना नहीं पाया। काफ़ी मुझे कमेंट भी आया, बोला वो आपने क्यों नहीं बनाया उसके ऊपर। अभी भी मैं इसके ऊपर इतनी बात ही करना चाहता हूँ, ठीक है, जितना आप एब्जॉर्ब कर सकें, जितना आप एब्जॉर्ब कर सकें। ये ना हो कि आप जो है ना वो पक जाए आपका दिमाग, बोला यार ये सर ने तो क्या कर दिया। तो मैं ये नहीं चाहता, मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आगे शायद एनर्जेटिक्स के ऊपर कोई और बात हुई तो मैं आपको एनर्जी की दुनिया में लेके जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी की ज़बान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये हो चुका, बस तमाम कर दिया हमने। इसके पॉइंट्स मैंने लिखे हुए, अगर आप चाहें तो, बल्कि हाँ इसके पॉइंट मैं आपको लिखवा दूं तो ये ज़्यादा बेहतर है भाई। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन है, इसके पॉइंट भी आप लिख लें। वीडियो बंद नहीं करें, इसके पॉइंट तो आप लिख लें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पहले नंबर 1 पे हमारे पास मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं डेल्टा H और यहाँ पर F आ जाएगा छोटा सा इसके साथ। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या है भाई? ये अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट है ये रिक्वायर्ड है, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट की ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, इसकी ज़रूरत है। किस लिए ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत है? टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड, टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, इनटू लिक्विड। अमाउंट ऑफ हीट जिसकी ज़रूरत है आपको कि आप क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें 1 मोल सॉलिड को इनटू लिक्विड में। व्हेन, कब? एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, आपको पता है सॉलिड, हर सॉलिड का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उस मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद जितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो चाहिए कि उससे 1 मोल जो है वो कन्वर्ट हो जाए सॉलिड का लिक्विड में। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, वन मोल आइस इंटू लिक्विड, 1 मोल आइस इंटू लिक्विड, और आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के दौरान ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। कितनी हीट जो है ये एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा H, डेल्टा H F आएगा इज इक्वल टू प्लस 6.02 किलो जूल्स पर मोल।
ये जो आखिर में ये लिखा हुआ होता है ना, ये आपके सर का दर्द है। ये आपके सर का दर्द सारा दूर हो जाता अगर मैं इस पे मज़ीद बात करता। इन्हीं के ऊपर एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर इसी के ऊपर तो बात की जाती है, एनर्जी की जो दुनिया है। बहरहाल तो ये देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास दूसरा है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें क्या आएगा, डेल्टा एच और वेपराइजेशन के लिए छोटा सा वी आ गया। ये क्या है भाई, ये भी अमाउंट ऑफ हीट है, रिक्वायर्ड है, ये इसकी ज़रूरत है। कहाँ ज़रूरत है, जब आपको कन्वर्ट करना है 1 मोल किसी लिक्विड का वेपर में, टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू गैस। 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू गैस। इसकी एग्जाम्पल वाटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, वेपर्स में। वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में। डेल्टा एच वी किसके बराबर होगा यहाँ पर, प्लस 40.7 किलो जूल्स पर मोल, प्लस 40.7। आप फ़र्क देखें यहाँ पर क्या फ़र्क आ रहा है, उसमें था प्लस 6.02, यहाँ प्लस 40 है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है नंबर 3 के ऊपर मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये हो जाएगा डेल्टा एच और इसके साथ क्या है, सब्लिमेशन के लिए छोटा सा एस लगेगा, सब्लिमेशन। क्या है भाई ये, कोई आपसे पूछता है ये क्या है, व्हाट इज दिस, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन। आप बोले अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट। क्या कर रहा है ये अमाउंट ऑफ हीट, रिक्वायर्ड, कब ज़रूरत है इसकी, रिक्वायर्ड required to change 1 mole of solid, 1 mole of solid directly into vapors, directly into vapors। ठीक है भाई, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास ड्राई आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस एक्चुअली आइस नहीं होती, ये कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड स्टेट है। ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है भाई, अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर से कितना रिलीज़ होगा, डेल्टा एच एस, मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन यहाँ पर कितनी है, प्लस 25.2 किलो जूल्स पर मोल। आपने इस सब के अंदर प्लस 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 साइन देखा है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस, यानी कि जिसके अंदर जो है वो ठंडक मच रही है, ठंडक रिक्वायर्ड है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा भाई। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।